अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को दोबारा जाना पड़े शायद बरतानिया में अपने चेकअप के लिए, किसी प्रोसीजर के लिए। आपको मैं बताता हूँ कि इतने साल से उनकी हुकूमत रही, 3 दफ़ा तो वो रहे वज़ीर आज़म, तीसरी बार हैं वज़ीर आज़म। और अगर पैनामा लीक्स की वजह से कोई फ़ायदा हुआ तो शायद 4 बार वो वज़ीर आज़म भी बन जाएँ। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताता हूँ कि वो अस्पताल में यहाँ पे इलाज क्यों नहीं करवा सकते। पंजाब के तमाम अस्पतालों की ओवरऑल कंडीशन आपको ज़रा दिखाता हूँ। वॉच दिस। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोग नाकाबिले इलाज बीमारियों से कम और काबिले इलाज बीमारियों से ज़्यादा मर जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अस्पतालों में सहूलियात और तवज्जो का फुकदान है। पाकिस्तान में सेहत की क्या सूरत हाल है, इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सूबा पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में मौजूद अस्पतालों की हालत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत सेहत के लिए किस कदर कोशां है। ये लाहौर के गंगाराम अस्पताल के बच्चा वार्ड का आईसी यूनिट है, जहां 2 वेंटिलेटर्स में से एक काफ़ी अरसे से ख़राब है, जिसका मतलब ये है कि इमरजेंसी की सूरत में अगर 2 मरीज आ जाएं तो सिर्फ एक ही बच्चे को ऑक्सीजन की सहूलत मिल सकेगी। यही हाल बच्चों के सर्जिकल के आईसी यूनिट के वेंटिलेटर्स का है, जो कब से ख़राब पड़े हैं। ये गंगाराम अस्पताल का इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है, जहां एयर कंडीशन यूनिट काम ही नहीं कर रहा। यहाँ पर लाए जाने वाले मरीजों को इलाज तो बाद में मिलता है, लेकिन गर्मी की वजह से इनकी हालत मजीद गैर हो जाती है। लाहौर और सूबा भर में थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए प्रोग्राम 14 करोड़ से 19 करोड़ रुपए तक तजावज़ करने के बाद फ्लॉप हो गया और रकम न जाने कहाँ चली गई। इस प्रोग्राम के तहत गंगाराम अस्पताल में 1 करोड़ 70 लाख की लागत से कायम की जाने वाली डीएनए टेस्ट लैब को अभी तक फाल नहीं किया जा सका और डीएनए टेस्ट के लिए 57 लाख की रकम निजी लैब्स को थमा दी गई। लाखों रुपए की डीएनए वायल्स और सिरिंजेस की मियाद ख़त्म हो गई और हद तो ये है कि लैब के 83% मुलाजमीन डीएनए टेस्ट करने के लिए काबिल ही नहीं। नवाज शरीफ सिक्योरिटी अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की लागत से कायम सीटी स्कैन मशीन अरसा दराज से खराब है और मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल के न्यूक्लियर मेडिसिन के शोबे में करोड़ों रुपए की लागत का गैमा कैमरा पहले तो स्टोर में पड़ा रहा और फिर जब लगाया गया तो 2 साल के अंदर ही खराब हो गया। शेख ज़ैद अस्पताल जब से वफाक से सूबे के तहत आया है, तब से इसके अंदर मसाइल बढ़ गए हैं। ये अस्पताल का डायलिसिस यूनिट है, जहां 14 मशीनें तो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी हैं और दूसरी मशीनों में भी आए रोज़ खराबी निकल आती है, जिससे मरीजों को अपनी बारी के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। जिन्ना अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी इमेज इंटेंसिफायर कब से नाकाबिले इस्तेमाल हैं, मगर इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा अस्पताल में एंडोस्कोपी मशीन भी खराब हो चुकी है और मैदे के अमराज की तशखीस के लिए मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है। यही नहीं, जिन्ना अस्पताल में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी खराब हो चुका है और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में 2 जनरेटर्स नाकारा हो चुके हैं और उन्हें तब्दील करने की बजाय गफलत बरती जा रही है। सर्विसेज अस्पताल यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, जहां गुर्दे और मसाने का इलाज किया जाता है, यहां भी एयर कंडीशन खराब पड़ा है और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा अस्पताल की लिफ्ट भी काफ़ी अरसे से ख़राब है और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा है, जो 2013 में 1 अरब रुपए से जायद की लागत से तामीर किया गया। इस अस्पताल में अभी तक लिफ्ट्स ऑपरेशन नहीं हो सकी। इस अस्पताल में ऑपरेशन के आलात को जरासीम से पाक करने के लिए नई ऑटोक्लेव मशीनें लगाने की बजाय दूसरे अस्पतालों से पुरानी मशीनें लगा दी गई हैं, जो आए रोज़ ख़राब रहती हैं। इससे साबित होता है अस्पताल बीमारियों का इलाज कम और बीमारियां फैलाने में ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर तख्ते लाहौर के अस्पतालों का ये हाल है तो बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आपको बताता हूँ दूसरे अस्पतालों का हाल कि लिया में जब मिठाई खाने से 27 अफराद हलाक हो गए, जहाँ बहक हो गए, उनमें से बहुत सौ को अस्पताल में लेके आया गया। कोई 2 तो लाहौर में भी आए और यहाँ पे जहाँ बहक हो गए, और जिन्होंने देसी टोटके कराए वो बच गए। ये आपके अस्पतालों का हाल है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं YDA के मेंबर्स यहाँ पे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब। डॉक्टर हुज़ैमा बुखारी हैं, डॉक्टर फैज़ान टवाना, डॉक्टर शबीर चौधरी, डॉक्टर आमना मुख्तार,
ये सारे के सारे मेंबर्स हैं YDA के, यानी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब के। अब प्रॉब्लम यह है कि आज से तकरीबन कोई 15-16 दिन पहले सरगोदा के एक DHQ में एक MNA अब्दुल हमीद के ब्रदर इन लॉ आए अब्दुल रशीद एमरजेंसी वार्ड में, और वहाँ पे मौजूद डॉक्टर मौज़म को उन्होंने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। उन्होंने जब उनको बेड के ऊपर लिटाने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गंदा है, तुम अपनी कुर्सी से उठ जाओ, खड़े होकर मेरा चेकअप करो और मैं यहाँ बैठूँगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर डॉक्टर ने इनकार किया तो उनके हारी हवारी अंदर आ गए और उन्होंने डॉक्टर को खूब मारा और बहुत ज़्यादा मैन हैंडल किया। जब लोग बीच में पड़े तो उन्होंने बाकी वहाँ पे मौजूद जितने डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे, इवन लेडी डॉक्टर्स वगैरह और नर्सिंग स्टाफ, उनके ऊपर भी अपने हाथ पैर उन्होंने खोलने शुरू कर दिए। काफ़ी डॉक्टर्स ने OT के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई, जिसको उनके गुंडों ने आके ऑपरेशन थिएटर का जो दरवाज़ा था उसको लाते घुसे मार के तोड़ दिया और अंदर जाके उन्होंने मारा। यहाँ पे चंद एक वो जो सिफारशी भर्तियाँ होती हैं हर अस्पताल में, ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी मिल गए उन MNA साहब के रिश्तेदारों के साथ और गुंडों के साथ, और उन्होंने भी डॉक्टर्स के ऊपर हाथ शात अपने काफ़ी सेकने में उनको साफ़ किए। अब डॉक्टर्स ने फिर इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर दिया, उल्टा पर्चा जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर ही काटे गए और उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में ये मामला थोड़ा बहुत रफा दफा हुआ। YDA आज हमारे दरमियान बैठी है। डॉक्टर हुसैमा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े अस्पतालों के अंदर, यानी काफ़ी नहीं हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबश्शिर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पे बात की। देखें जी, मैं YDA के साथ सन 2008 से मुंसलिक हूँ और 2008 बड़े नहीं होना आपने, नहीं अभी तक आप यंग डॉक्टर ग्रेजुएट भी कर जाए ना। जब हमने YDA बनाई थी तो हमने ये नहीं कहा था कि इसका एड्स से ताल्लुक है, हमने कहा ये एक सोच का नाम है, जब तक ये सोच रहेगी हम YDA के साथ रहेंगे, चाहे प्रोफेसर भी हो। तो डॉक्टर जावेद अकरम भी YDA के मेंबर बना लें, देखें अगर उनकी सोच ऐसी होगी तो यकीनन वो रहेंगे हमारे साथ। अब ये कि ये चीज़ें हमने शुरू दिन से देखी हैं, हमारी स्ट्रगल है 8-9 साल की, और जहाँ तक आप ये कहते हैं चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, देखें ख़त्म कैसे हो सकती हैं, यूनिलैटरल तो ख़त्म नहीं हो सकती। एक MLA MPA चलता है, आके एक हमें पर्चा दिखाता है और हमारे डॉक्टरों को ज़्यादा कोप करता है, फिर प्राइशाइज़ करते हैं, फिर जो है क्या कहते हैं सेक्रेटेरिएट से कोई लेटर लेकर आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं। गरीब की खुआरी की असल वजह तो ये अमीर लोग ही हैं। जब जाहिर सी बात है, अमीर लोग ना कि VIP लोग ही हैं। अब जब आपके पास एक अमीर लोग जाके डॉक्टर्स हॉस्पिटल में खार हो रहे हैं, फिक्र ना करें, और डॉक्टरों के हाथों हो रहे हैं। नहीं देखें, वो फिर अल्लाह ताला बराबर कर रहा होगा उन्हें, देखें जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन ये है कि जब एक VIP ट्रीटमेंट लेने के लिए एक ब्यूरोक्रेट आएगा तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर जब 6 पेशेंट देख रहा है तो उसको VIP देने के लिए जो एडमिन वाले आते हैं आपके साथ और कहते हैं इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, तो वो किसी के कॉम्प्रोमाइज़ पे ही होगा ना, गरीब का बच्चे इग्नोर होगा। और फिर एंड में वो हम वहाँ ना देखें तो भी बुरे, वहाँ से घूसे पड़े, यहाँ ना देखें तो यहाँ से बदवाएँ। इस वक्त YDA वाले लड़के जो यंग डॉक्टर्स हैं वो तो कहीं फंस गए हैं इस चीज़ में, चाहना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते। देखिए, जो सरगोदा का वाक़या, ये फ़क्त सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये बस सिलसिला चलता आ रहा है। 2012 के अंदर महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया था, जिसके नतीजे में ये कहा गया था कि अस्पतालों को ज़ीरो टॉलरेंस जोन बनाया जाएगा, यानी कि अस्पतालों में किसी किस्म का कोई तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कोई एक ऐसा इकदाम नहीं किया जा सका जिसके नतीजे में अस्पतालों को ज़ीरो टॉलरेंस जोन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, मसलन मैं तो एक चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग ना अपनी मर्जी के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों को अंदर आने देते हैं, वो OT के अंदर भी आ जाते हैं, जो अपनी मर्जी के नहीं होते उनको रोकते हैं और फिर लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। आपके भी रूल सबके लिए एक होने चाहिए ना। देखिए, अगर एक ख़ास किस्म के SOPs वज़ा कर दिए जाएँ तो इस किस्म की नौबत ना पेश आए। रूल्स अभी तक बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। कोई इस किस्म का कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके नतीजे के अंदर इस किस्म के वाक़यात का सद्भाव किया जा सके। आए दिन अस्पतालों के अंदर तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, जिसका निशाना ना सिर्फ यंग डॉक्टर्स को बनना पड़ता है, फीमेल डॉक्टर्स को बनना पड़ता है, पैरामेडिक्स को बनना पड़ता है, नर्सेज को बनना पड़ता है, और इनमें से ज़्यादातर वाक़यात के पीछे सियासी असरों को सियासी हाथ ज़रूर होता है। शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि यानी कुछ 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान जो हैं वो बड़ा आप लोगों में इन भी हैं और काफ़ी ब्रिज भी कर रहे थे गैप, और मुझे ये लगा था कि यंग डॉक्टर्स और इंतज़ामिया जो है, पॉलिटिकल इंतज़ामिया जो है, उनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी एक पैदा होती जा रही है। यक मुझे लग रहा है कि सडनली वो पुल टूट गया।
मुबशिर भाई, जैसा कि ख्वाजा सलमान साहब के बारे में तो यही मैं कहूँगा कि हुए तुम जिसके दोस्तों से दुश्मन की ज़रूरत क्या है। और शायद हम ये उनके भाई के मतलब कहते हैं, साद रफ़ीक के मतलब सलमान हम के उनके देखिए भाई भाई का ही परतू होता है, वो बदल तो नहीं सकता। तो ख्वाजा साहब ने आज से 1 साल पहले हमसे मीडिया के अंदर ऑन कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उन्होंने वादा किया है कि डॉक्टर्स के कंपनसेशन पैकेज आ रहे हैं, बगैर तनख्वाह के काम करने वाले डॉक्टर्स को हम पेड कर रहे हैं और हेल्थ में ओवरऑल। मुझे याद है नजम वली ने चलाया भी था, एग्जैक्टली नजम वली साहब ने वो प्रोग्राम भी किया उसके ऊपर। लेकिन आज 1 साल गुजरने के बावजूद ख्वाजा साहब नज़र ही नहीं आए, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि देखें हमारे नुमाइंदे वो हैं जिनको हमने वोट दे के मुंतखब किया, इन्होंने हमारे नुमाइंदे बनना है। और ये क्या करते हैं, जब चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ ऊपर हाई लेवल पे बात होती है तो ये सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि सरगोदा वाले पूरे वाक़े में ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब नज़र ही नहीं आए कहीं। वो तो सेक्रेटरी हेल्थ नए हैं, यंग है, एनर्जेटिक हैं और रिलेटिवली वो बात सुनते हैं, मेरिट की बात करते हैं। नजम शाह साहब ने इंटरवीन किया और उनके इंटरवीन करने वो असल में छोटू गैंग के पीछे जब आर्मी गई है ना तो काफी लोग इधर उधर हो गए, उनका पता नहीं साढ़े पीछे ना आ जाए उनको लंग के, जो भी वजह थी। लेकिन एक बात उनकी अप्रिसिएशन हम देंगे उनको, उनकी सर मुदाखलत के बाद, उनकी मुदाखलत के बाद हमारी बात सुनी गई। वरना मुबशिर साहब, ये क्रेडिट है ना, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन अगली बात, वैसे ख्वाजा इमरान ने भी आपकी सपोर्ट की। ये सर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने जो हमें सपोर्ट की उसका उनको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने 1290 सीटें क्रिएट करवाई जो नई PGRs की, और उनको उसके बाद खुडे लाइन लगा दिया गया और दोनों महकमों का चार्ज जो है ख्वाजा सलमान को दे दिया गया। और एक सबसे बड़ा अलमिया क्या है मुबशिर साहब, जिस मुल्क के अंदर डॉक्टर्स को अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की FIR दर्ज कराने के लिए 3 दिन आउटडोर बंद रखना पड़े, तो मैं फिर यही कहूँगा कि इस मुल्क के ऊपर जालमों की, जाबरों की हुक्मरानी है और यहाँ पे जंगल का कानून है। और ये अलमिया इस मुल्क का, अगर ये कहते हैं जंगल का कानून क्यों नहीं होगा? अगर पैनामा लीक्स जैसे वाक़े के बाद यहाँ एक रेस्टोरेंट खाली नहीं होता, एक आदमी बाहर नहीं निकलता एहतजाज करने, तो फिर वहाँ जंगल ही हुआ ना। सर मैं तो कहूँगा कि हम जिस जमहूरियत के लिए हम सड़कों पे आए थे, जिस जमहूरियत के लिए हमने शोर मचाया, जिस जमहूरियत के लिए हमने मारे खाई, आज हम उसी जमहूरियत का मजा ले रहे हैं। ये जो है ना मतलुकुल अनान हुक्मरान, बड़ा बुका है, मतलुकुल हुक्मरान है, और जो ये शेर जो है अवाम को ही खा रहा है। और मुझे सबसे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वही MNA हामिद हमीद आज RP ऑफिस में हमारे डॉक्टर्स को बिठा के हरासा करता रहा। अगर ऐसी फुटेज किसी MPA को मार पड़ी होती, अगर किसी ब्यूरोक्रेट को मार पड़ी होती और किसी खुदा ना खासा किसी डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती, पूरे पंजाब के डॉक्टरों को किसी को भी मार नहीं, हाथ नहीं लगना चाहिए, ना MPA को, ना डॉक्टर को, ना मजदूर को। हर एक का राइट है कि उसका इज्जत के साथ उसको डील। बट डॉक्टर आमना, आप इस वाक़े के मतलब क्या बता सकती हैं? इस वाक़े के बारे में यही देखिए कि इंडिपेंडेंट जो स्टेट होती है उसमें हर एक को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होता है। किसी कोई नोबडी इज़ अलाउ कि वो उठ के आए और अपनी गुंडागर्दी और किसी को मारपीट और ये सब कुछ स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा वाक़या हुआ था तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए था, उसको फौरी तौर पे लेना चाहिए था कि क्यों हुआ है, डॉक्टर्स को क्यों इस तरह किया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस ही नहीं किया, बिकॉज उनके लिए द ब्यूरोक्रेट्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दे डोंट इवन पे एनी सिंगल शिट टू डॉक्टर्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं ज़रा, मैं 1 सेकंड ज़रा इस टॉपिक से हट रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि बहरहाल आप लोग डॉक्टर्स हैं और आप लोग एक्सपर्ट्स हैं। ये लैया में क्या हुआ मिठाई खाने से? देखिए एक इंसानी गफलत है और बड़ी ही अलमनाक इंसानी गफलत है कि OP पॉइजनिंग, यानी ये स्प्रे वगैरह जो होती हैं उसको हलवाई जो था उसने मिक्स कर दिया। और ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइमली पता चल जाए कि ये वाला पॉइजन था, वो कैसे पता चलना था ना, अगर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होती। आप ये देखें कि लिया से पेशेंट्स को जना अस्पताल में 20 पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया, मतलब लिया से लेके लाहौर तक रास्ते में कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी जो उनको कैटर कर सके। ये स्टेट फेलियर भी है और हुक्मरानों तो मुल्तान में निश्तर वगैरह सारे जो हैं, नहीं सर, निश्तर में भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो यहाँ जना हॉस्पिटल, यानी वो तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, मैं ये कह रहा हूँ। सर टर्शरी केयर तो लिया के साथ DG खान भी बना हुआ है, 5 साल हो गए वहाँ मेडिकल कॉलेज बने हुए, अभी तक उसके अस्पताल को अपग्रेड नहीं किया गया। आज भी वहाँ पे 25 डॉक्टर हैं पूरे अस्पताल के अंदर। जब आप बजट ही नहीं देंगे, जब आप मंसूबे सिर्फ सियासी शोबाजियों के लिए अनाउंस करेंगे और उसके बाद उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसे अलमिये ही जन्म लेंगे। पैसे तो बड़े हैं। मैं 1 मिनट देखते, हमने क्या कहा था, 3 दिन पहले की बात है, कुछ कह रहे थे, मैं दिखाता हूँ, देखें। यहाँ की सड़कों का हाल बड़ा ख़राब है, लेकिन सबसे पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो झेलम रिवर है, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर तक एक बेहतरीन मोटरवे बनाई जाए यहाँ से। और फिर एक सड़क है जो कहूटी से कुलियारी, इसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरे कोटली सतिये के बहनों भाइयों, मेरी बहनें दूर बैठी हुई हैं, लेकिन मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आपसे भी,
इसके अलावा भी कुछ सड़क बनानी तो आज बता दो, मैं बना दूंगा इंशाअल्लाह। कोई सड़क बनानी हो, कोई मोटरवे बनानी हो, कोई एक्सप्रेस वे बनानी हो, मुझे बताएं आप इंशाअल्लाह। मुबशर साहब, इस पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, इस पे आप देखें कि उन्होंने कहा जी कोई और सड़क भी बनानी हो तो बता दें, क्योंकि आवाम का भी मिजाज ये है कि आप उनसे वोट मांगने जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमें तालीम अच्छी चाहिए, वो ये नहीं कहते कि हमें जो है अच्छी सेहत चाहिए। आवाम भी यही चाह रही है कि हमें सड़कें बना दो, हमें मेट्रो बना दो, हमें ऑरेंज बना दो। यहाँ पर मैं हुक्मरानों के साथ साथ आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए अपने पहले बेसिक राइट्स तो लें इनसे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है। हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर आपका बेसिक राइट है जो कि हुक्मरानों ने देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी तो बाद में आती है। क्या इन मोटरवे पे लाशें घूमे फिरेंगी? क्या बीमार लोग जलेंगे इन पे? मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आती। और जब हम ये बात करते हैं, ये कहते हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा पे बात कर रहे हैं। मतलब बजाय इसके कि बात की डेप्थ पे जाएं कि यार आप इस कौम को एजुकेशन दें, आप हेल्थ केयर इन्हें अच्छी दें, आप इन्हें क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दें। अगर गवर्नमेंट ने ये 3 चीज़ें नहीं दे रही तो फिर देना क्या है हमें? फिर इंडिपेंडेंट कर दें, हर किसी को एक पिस्टल दे दें, जो कमाएगा वो जाके अच्छी जगह इलाज करा ले, जिसके पास पैसा है वो अच्छे कॉलेज में अपने बच्चे को अच्छी जगह इलाज कहाँ पे कराएं? मैं आपको जहाँ भी देखें अच्छी नहीं, मुझे अस्पताल बताएं ना, लाहौर में बताएं मसलन। एक मिनट मुझे एक अस्पताल बताएं ना लाहौर में प्राइवेट, जहाँ पे आप कहें कि जी आंखें बंद करके इलाज कराएं। मुबशर, आप बड़ी जो पॉइंट जिसकी तरफ इशारा करें बड़ा वैलिड है। मैं आपको कह रहा हूँ एक अस्पताल नहीं है लाहौर में। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट नाम नहाद हॉस्पिटल्स हैं जो डिफेंस में खड़े हैं या किनार रोड पे बने हुए हैं, प्लाजाज हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है। यहाँ पे ये सरवर साहब का मैसेज आ रहा है, आपको मिलेंगे बाद में। वो आपने डिफेंस का कहा ना, नेशनल अस्पताल की बात करें सरवर साहब, मैंने नहीं की। देखिए बात यह है कि मैं नाम लेके करता हूँ। नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल है, सरजीमेड हॉस्पिटल है, उमर हॉस्पिटल है, चाहे डॉक्टर्स हॉस्पिटल हैं। देखें ये सारे फैसिलिटीज़ लेने के मेडिकल कॉलेजेस के साथ मुंसलिक हैं कि हम टीचिंग हॉस्पिटल हैं। मुबशिर साहब, कानून पाकिस्तान है, मैंने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, कानून पाकिस्तान में लिखा गया है कि 50% बेड जो हैं इन्होंने फ्री करने हैं। क्या डॉक्टर्स हॉस्पिटल में 50% बेड फ्री हैं? क्या वहाँ तो अब मुझे यहाँ तक पता चला है कि 5-5 दिन वो वेंटिलेटर पे रखते हैं पेशेंट को जो एक्सपायर कर जाता है, ताकि उसके बिल बढ़ाने होते हैं उन्होंने। मुबशिर साहब, इसमें ये है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये अल्लाह माफ करे ऐसे ऐसे इंसानी अलमियत जन्म ले रहे हैं जो इसी तरह के वाकयात की वजह से आज हमारा प्रोफेशन डेड बॉडीज को फोर्सिबली डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले रख लेते हैं, इतने पैसे दो और तो फिर बॉडी को रिलीज करेंगे। सर एक दिन का तो खर्चा है ना। इसमें देखें मुबशिर साहब, ये जो बातें हैं ये हकीकत में मबनी है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी कितनी डेड बॉडीज को रखा गया, लेकिन इसमें रखा गया होगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो इनको चेक करे। जब वो गवर्नमेंट की गोद में बैठे होंगे, प्रोड्यूसर के रिलेटिव को रख लिया तो 7 लाख रुपया देके डेड बॉडी चुराई है। देखें ये इसकी अकाउंटेबिलिटी किसने कर रही है? गवर्नमेंट ने कर रही है ना। गवर्नमेंट तो अपने अस्पतालों से आंखें बंद करके बैठी है, प्राइवेट वालों से तो खैर जो भी इनका एका चल रहा है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो बंदा भी गलत काम कर रहा है, देखें आप और मैं गलत काम करते हैं तो फौरन से एक चीज़ चल पड़ती है, हमारे खिलाफ एक्शन भी हो जाता है। क्यों? हम लोग वीक है। जो आपके ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा करके बैठे हुए हैं और पैसे बनाई जा रहे हैं और अपने सारे बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर एंटरटेन हो रहे हैं, अपने अस्पतालों में वो लोग इलाज नहीं कराते बल्कि बाहर जाके कराते हैं। इनको अकाउंटेबल किसने करना है? या तो आवाम करे, और आवाम का मैंने आपको बता दिया कि अनफॉर्चुनेटली आवाम भी इसमें। आप किस शोबे से जी? मेडिसिन में सर्जरी। आपको एक चीज़ में पाकिस्तान में सी सेक्शन के साथ क्या हो रहा है, बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ज़रा आपको दिखाता हूँ क्यों। सिजेरियन, जिसे सी सेक्शन भी कहते हैं, से मुराद ऑपरेशन के जरिए पैदाइश के अमल को मुकम्मल करना है। सी सेक्शन का आगाज हमें सल्तनत रोम से मिलता है। रोमन एम्पायर के बाद बच्चों की पैदाइश के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन स्विट्जरलैंड में 1500 में किया गया। उसके बाद सी सेक्शन ऑपरेशन 1738 में आयरलैंड, 1993 में बरतानिया, 1821 में साउथ अफ्रीका और 1827 में अमेरिका में किया गया। अवाइल में सी सेक्शन ऑपरेशन के जरिए पैदाइश आज के दौर की तरह महफूज तस्वुर नहीं की जाती थी, मगर मेडिकल साइंस की तरक्की ने इस तस्वुर को काफी हद तक गलत साबित करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों के फुकदान की बदौलत नताइज मुख्तलिफ हैं।
WHO के मुताबिक सी सेक्शन के जरिए किसी मुल्क में 10 से 15% बच्चों की पैदाइश तो ठीक है, मगर इसकी शरह में इजाफा किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी शरह में इजाफा मेडिकली जरूरियात से ज्यादा राहत और आसाइश को जाहिर करता है और ये राहत इंसानी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। सी सेक्शन ऑपरेशन के जरिए पैदाइश की वजह से बच्चे की जान को खतरे का इम्कान 30% ज्यादा होता है। आजकल सी सेक्शन ऑपरेशन के बढ़ते हुए रुझान का सबब कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी मसरूफियात और माली फायदे की वजह से काम को जल्दी मुकम्मल करने के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन को तरजीह देते हैं, और दूसरी तरफ आजकल की माएँ भी हैं जो सी सेक्शन ऑपरेशन को कुदरती अमल की निस्बत ज्यादा आराम और पुरसुकून समझती हैं। पाकिस्तान में सी सेक्शन ऑपरेशन के तहत पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 37% है और शहरी इलाकों में ये शरह 68% तक नोट की गई है और इस रुझान में मुकम्मल इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में एक नॉर्मल डिलीवरी पर 10,000 तक और सी सेक्शन ऑपरेशन के जरिए 2 लाख तक खर्च आता है। पाकिस्तान में बच्चों की अमवात की शरह 1000 में से 86 है, जो पूरी दुनिया का 7% बनता है। सी सेक्शन का मतलब है सिजेरियन बच्चे, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं। पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने पिछले 7 साल में कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं सुनी और ना देखी। हर डॉक्टर आप जिसके पास जाते हैं वो कहता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले तो अल्ट्रासाउंड कर करके वो पैसे चार्ज करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एंड में आके कहते हैं नहीं वो कॉर्ड गले में आ गई है, अब आप साइन कर दें कि ये जो भी होगा ना आपका जिम्मा होगा, बच्चा मर जाए माँ मर जाए जो भी, हम नहीं, हम तो नॉर्मल की ट्राई कर लेंगे। आदमी मरता हुआ वहाँ पे लिखता है। बट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर्स, इंतज़ामिया और हुकूमत एक पेज पे नहीं है। जो आज से 9 साल पहले YDA ने जब डिमांड की थी एक सर्विस स्ट्रक्चर की, तो एक्चुअली सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ पे डिमांड करना नहीं था। सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब बिलतरतीब पूरे हेल्थ सेक्टर में वो फैसिलिटीज़ और वो चेक्स एंड बैलेंसेस डिमांड करना था जिससे एक आम शहरी को सहूलतें मिलती। मसलन यहाँ पे आपको बताऊँ कि PMDC जो है उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, को 70 साल के अंदर अभी तक कोई डेंटल पॉलिसी नहीं बना सके। तो PM है वो, DC नहीं है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज से कोई 7 साल पहले मेरे पास YDA के पहले जब लोग आए, उस वक्त डॉक्टर हामिद भट्ट आपके सदर होते थे, डॉक्टर उस्मान डार, उस्मान अयूब, डॉक्टर रिफ़का अवान, ये सारे हमारे बच्चे जो थे उसमें थे। और क्या कहते हैं कि उनकी डिमांड थी सर्विस स्ट्रक्चर की। अच्छा, जो पहला इंप्रेशन मुझे भी पड़ा वो ये कि सर्विस स्ट्रक्चर सिर्फ अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए है, लेकिन जब उनको हमने पूरी बात सुनी तो हमें पता चला कि एक्चुअली ये फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, अद्वियात मांग रहे हैं, सहूलियात मांग रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर मांग रहे हैं, मशीनें मांग रहे हैं, पर क्लीन वार्ड्स मांग रहे हैं, बेसिकली OT जो है क्लीन मांग रहे हैं। यहाँ पे सर्विस स्ट्रक्चर को सिर्फ आपकी तनख्वाह से क्यों मंसूब किया जाता है जिससे अवाम आपके अब खिलाफ होना शुरू हो गई है? मुबशिर साहब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इससे आपके एक तरह का प्रोपेगेंडा है। जो सर्विस स्ट्रक्चर था उसमें 52 पॉइंट से जो कि गवर्नमेंट के साथ 3-4 महीने की बहस के बाद एग्रीमेंट हुआ था, और ये बात है 7 नवंबर 2012। जी मैं उसमें शामिल था। बिल्कुल, और ये हमारी बड़ी लंबी स्ट्रगल थी जो कि 5 साल की स्ट्रगल थी, उसके बाद जाके आई। अब अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी इम्प्लीमेंटेशन। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी तक उसकी कई शेख्स हैं जिन पे एग्रीमेंट के बावजूद इसहाक डार के साइन है, पूरी ब्यूरोक्रेसी के साइन है, मेडिकल हमारी एसोसिएशन के साइन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों? इसकी वजह है ये है कि कभी भी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं रही गवर्नमेंट की। जब तक प्रायोरिटी नहीं आएगी वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। होता यह है कि एहतजाज होता है, ख्वाजा साहब आते हैं, 2-3 सेक्रेटरी आए, कुछ 2-3 चीज़ें आगे बढ़ी, स्टेप आगे बढ़ा, हम लोग पीछे हटे, ख़त्म हो जाती हैं बातें। ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब वो एक चीज़ पे साइन करी है तो इम्प्लीमेंट भी कराए विदाउट एनी प्रेशर। अभी भी कई ऐसी शिकें हैं, ये सर्विस स्ट्रक्चर की कॉपी ये पड़ी हुई है, इसकी आपकी कॉपी दे भी दी गई है कि भाई इसमें क्या हमें हर 52 शिकों के लिए 52 रोज़ हड़ताल करनी पड़ेगी, हर शिक के लिए बताना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम है कि जब आप सर्विस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप उसमें पैरामेडिक स्टाफ और लैब टेक्नीशियंस उनको अपने साथ आप इंक्लूड नहीं करते, आप सिर्फ डॉक्टरों तक रहते हैं। तो लगता फिर यही है कि सर आपकी तनख्वाह बढ़ जाए वो मर जाए। नहीं मुबशिर भाई, एक बड़ी ही आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंटली बताऊं कि इस वक्त पैरामेडिक्स को सर्विस स्ट्रक्चर मिल गया, 6-6 ग्रेड उनको अप कर दिया गया, नर्सिस को
मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं इसके कतन भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद आपने नर्सिस को अपग्रेड कर दिया, आपने क्लर्कों को अपग्रेड कर दिया, आपने टीचर्स को अपग्रेड कर दिया, आपने टेक्निकल स्टाफ को अपग्रेड कर दिया। जब आप बात कर रहे थे, जब आप मीडिएटर थे, आप कह रहे थे डॉक्टर्स को 18 ग्रेड दे दो, 18 साल पढ़ता है, 1947 से 17 में है, तब ये आपको ये कहते थे कि डॉक्टरों को दे दिया है तो सारे आ जाएंगे। आज सबको दे दिया है, सिवाय डॉक्टरों को नहीं दिया। और ये सर्विस स्ट्रक्चर एग्रीमेंट है जो मैं आपके प्रोग्राम में दिखाना चाहता हूं, ये इसहाक डार साहब के इस पे दस्तखत मौजूद हैं। अगर इस मुआहदे पे इसहाक डार साहब ने तो अपने मनी लॉन्ड्रिंग का एफिडेविट भी दिया, वो उससे भी मुकर गए, इसको क्यों मानेंगे? सर मैं वही बात कर रहा हूं कि इस मुआहदे पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो इसहाक डार साहब सादिक और अमीन नहीं रहे और उनको पार्लियामेंटेरियन रहने का हक हासिल वो नहीं पहले है। भी नहीं थे, अभी की क्या बात है? ये कौन सी आपने नई बात कर दी यार? चले नहीं, वो सादिक और अमीन इसके बाद डॉक्टर्स की नज़र में हरगिज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं जो इंपॉर्टेंटली सर्विस स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा मरीज का होना था। अगर हम साफ बिस्तर मांग रहे हैं, अगर हम अद्वियात की सप्लाई का मैकेनिज्म मांग रहे हैं, अगर हम एक मरबूत परचेज का सिस्टम मांग रहे हैं, अगर हम मेडिसिन और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बजट मांग रहे हैं, अगर हम एक हाई पावर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी मांग रहे हैं, हाई पावर रेजोल्यूशन कमेटी को चीफ मिनिस्टर ने हेड करना था और वाईडीए ने कोई हड़ताल नहीं करनी थी। आपको पता है, मैंने जी हाई पावर कमेटी बननी थी, उसको चीफ मिनिस्टर ने हेड करना था और वाईडीए ने कोई हड़ताल नहीं करनी थी। जब भी उनका मसला आना था वो हाई पावर कमेटी में जाना था। 4 साल गुजरने के बावजूद वो हाई पावर कमेटी नहीं बन सकी। ये किसकी वजह से नहीं बनी? ये चीफ मिनिस्टर साहब की वजह से नहीं बनी, बस टाइम ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर जो है ना, उनको तो मीटिंगें करने का बड़ा शौक है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शबीर का था। ये देखें, हमारा इसमें लिखा हुआ है कि विद इन 8 वीक्स एक ऐसी हाई पावर कमेटी बनेगी कि डॉक्टर्स को स्ट्राइक में ना जाना नहीं पड़े। बनी, नहीं बनी। 8 हफ्ते की बात थी सर, 3.5 साल। प्रॉब्लम एक और हुई है। प्रॉब्लम ये, मैं बिल्कुल पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा हूँ अपनी जाती। मैंने अपनी बेटी को मना किया, वो डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो मैं कहा बेटा जो मर्जी बन जाओ, यहाँ डॉक्टरों को मारें बड़ी पड़ती हैं और बड़े पर्चे होते हैं उन पर। मैंने डॉक्टर जुवेरिया को देखा, मैंने औरों को देखा जिनको पुलिस से ज़दकूब कराया गया। वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो कोई सौतेले तो नहीं है। तो मैंने तो उस दिन फैसला किया कि मेरे बच्चों ने डॉक्टर नहीं बनना इस मुल्क में, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो यहीं पर रहे, बाहर ना जाएं। अब ये बाकियों को क्या मैसेज जा रहा है? सर यही तो इस मुल्क का अलमिया है। अगर आप एक लेडी डॉक्टर्स को अगर आप एक प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, एक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, आप उनको अगर कहीं कोई भी आके ज़दुकोब कर सकता है, हरासा कर सकता है, तो जाहिर है एक होम में से जो लोग लेके जाएंगे वो यही कहेंगे ना कि हमने अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना है, कि इनकी तो कोई तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं, इनको तो जो मर्जी आके मारपीट कर ले, जो मर्जी आके इनको कुछ कर ले। और ये काम किसका? गवर्नमेंट करना है, गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करना है। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं होल्ड ले रही, जब गवर्नमेंट ही नहीं करी, तो लोग क्यों बनाएंगे अपने बच्चों? मैं बड़े दुख के साथ आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। जब पहली बारी मैं वाईडीए को मिला था, मुझे ये पता चला था कि जो MOM मेडिकल ऑफिसर, उसकी तनख्वाह मेरे ड्राइवर से कम थी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सर अभी आपके मुल्क में एक सर्विस स्ट्रक्चर है ना, केपी में आया, उनके हार्ड एरियाज में लोग नहीं जाते थे, उन्हें सैलरीज इंप्रूव कर दी। यहाँ पे तो हम सैलरीज इंप्रूव करने की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मरबूत कंपनसेशन पैकेज ले आएँ। जो सम्मा सट्टा के BHU में काम करता है उसको इतने पैसे दे दें कि वहाँ पे इज्जत की जिंदगी गुजार सके, अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर नहीं सके। तो इन्होंने ये किया ना, कार्डियोलॉजिस्ट को मेंटल अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और उससे बड़ी अलमनाक बात यह है कि मुबशर भाई 500 से ज़्यादा PGR इस वक्त बगैर तनख्वाह के काम कर रहा है पंजाब में। आप एक PN रखते हैं, एक ड्राइवर रखते हैं, उसकी भी तनख्वाह होती है, और इस वक्त 500 से ज़्यादा PGR बगैर तनख्वाह के काम कर रहा है। ये कितना बड़ा अलमिया है। हम क्यों बेगार लेना चाहते हैं? जब एक बंदा उसके बगैर तनख्वाह के काम करेगा, 24 घंटे की ड्यूटी करेगा, तो आप उससे तवक्को करते हैं कि जब आप उससे इलाज करवाने जाएं तो वो पूरी यकसुई से आपका इलाज करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। फिर ऐसे ही अलमिया जन्म लेंगे जिस तरह के अब ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो सरगोदा में डॉक्टर्स को ओपनली मारा गया और उनको मारने के बाद MNA MPs ने यह मैसेज दिया है कि खुदारा पेरीफ्री के अंदर कोई डॉक्टर सर्विस करने ना आए। बहुत से बच्चे अप्लाई कर रहे थे पेरीफ्री की सीटों पे। जब से उन्होंने ये वीडियोस देखी हैं सरगोदा वाली, लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये दे रहे हैं कि खुदा के लिए क्या ये सिर्फ हमारे किसी MNA की वजह है, या ये एक हमारी सोसाइटी में एक जो है ये दहशतगर्दी आ गई है कि हमने बदमाशी हमने करनी है? मुबशर भाई सोसाइटी को मेरे ख्याल को सिर्फ पॉलिटिशियन को कहना वो भी जरा ज्यादती है। नहीं, हम भी अपनी अपनी जगह एक लिहाज से मेरे ख्याल में जोर लगाते हैं। सोसाइटी में ट्रांजिशन आई, लेकिन इतनी नहीं आई कि लोग जाके उठें और जाके सरकारी अमलाक पे हमला करें। ये बाकायदा प्रोवोक किया जाता है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट भी जो पॉलिटिकल जो प्रोवोकिंग है उससे महफूज नहीं रहती। तो अस्पताल तो बहुत छोटे हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दें, GOR पे क्यों नहीं हमला होता? सेक्रेटेरिएट पे क्यों नहीं हमला होता है? पंजाब असेंबली में लोग आपने करना है ना, और तो कोई नहीं करेगा ना, वो तो वाईडीए करेगा ना जाके। सर वो इंशाल्लाह हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और पुरअमन धरना देंगे। और इंशाल्लाह वो धरना जो है मैं सियासी हो जाएगा, पुराने धरनों जैसा नहीं होगा, वो वाकई धरना होगा और उसमें हम पूरा GOR ब्लॉक। एक मिनट, ये धरना कब हो रहा है? सर इंशाल्लाह विदिन
नेक्स्ट मंथ ये धरना हो रहा है और लॉन्ग बड़ी गर्मी है यार, उससे पहले नहीं हो सकता, हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कवरेज करना पड़ता है। सर आप शाम को आ जाइएगा, उस वक्त थोड़ी ठंड होती है। ये आपने पहले जब अपना वो भूख हड़ताल की थी ना, तब भी शाम को बुलाते थे, गर्मी में मारे तो पासे पहन गए थे भाई। सर हम देखिए इससे ये मैसेज ले लें, इससे ये मैसेज ले लें कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे लेडी डॉक्टर्स इस जुल्म के खिलाफ इस हद तक सेंसिटाइज है ना, को इस तपती धूप के अंदर भी बैठने के लिए तैयार है। सर आपने पहले पॉइंट उठाया था ना सेक्शन का, जब एक दूर दराज इलाकों में एक लेडी डॉक्टर को कोई उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसको आप एक पे स्केल भी नहीं दे रहे, तो वहाँ पे सारी जो होंगी अताई डॉक्टर और सारे वो जो होंगे वही बैठ के सेक्शंस करेंगे। मतलब अगर आप ही नहीं उसको करे, गवर्नमेंट इसको नहीं करी, तो फिर तो ऐसे ही हालात होंगे ना दूर दराज में। कौन जाना पसंद करेगा? कोई डॉक्टर जाएगी, एटलीस्ट कोई लेडी डॉक्टर नहीं जाएगी। अगर मैं अपने पार्ट पे सोचूं तो मैं खुद नहीं कभी चाहूँगी, अगर वो आपको एक प्रॉपर दे ही नहीं रही कोई भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मेंबर्स हमारे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन बताएं मुझे। देखें, सबसे पहले एक हमारा ये मसला है, हमारे हुक्मरानों का ये मसला है कि हेल्थ उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। पहले ही हमारे हेल्थ का बजट बिल्कुल कम था, उसके अंदर जल्दी पर वो तो कहते हैं हमने इंक्रीज किया, जल्दी पर नहीं बिल्कुल इंक्रीज ऐसी कोई बात नहीं। जल्दी पर काम इस बात का हुआ कि 15% हेल्थ बजट डिक्रीज कर दिया गया और हेल्थ को दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर डाइवर्ट कर दिया गया। किसी किस्म की जो पॉलिटिकल पॉलिसी के ऊपर तनकीद से बालाताक होते हुए हमें आज इस चीज़ का फैसला करना है कि क्या हेल्थ फैसिलिटी हर शहरी का बेसिक राइट है कि नहीं है। देखिए सर, ये बातें ऊपर तक बड़ी अच्छी तरह कन्वेड हैं। मुझे अभी भी याद है जब हंगर कैंप के बाद मीटिंग हुई थी सीएम साहब से, उन्हें वाज़ेह अल्फाज में नासिर बुखारी और आमिर बंदे शाह ने बताया था कि सर ये दवाइयाँ, ये टेस्ट, ये मशीनरी ख़राब है। शहबाज साहब की हुकूमत जा रही थी, उस वक्त नई हुकूमत आने वाली थी, उन्होंने कहा था कि ये मैं अपने 2 महीने के अंदर चीज़ें करके जाऊँगा। आज भी चलें, 1 साल हो गया है, CT स्कैन मशीन ख़राब पड़ी है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की। अभी भी कार्डिक डिजीज़ के साथ जो बच्चे आते हैं 4-4 साल का टाइम मिलता है। अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मुझे कॉल आ रही थी, बंदा रो रहा था कि भाई मेरा बच्चा मरने वाला है और उसे दिल की बीमारी है, आप चिल्ड्रन अस्पताल में होते हैं, उसकी कोई सिफारिश कर दें। और मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर हमें कह रहा है कि प्राइवेटली इसकी सर्जरी करवा दो। भाई हम लोग तो इस वक्त ऐसे उसमें फंसे हैं जिसे कहते हैं ना 3 में ना 13 में। डॉक्टर खड़े होते हैं, मरीज़ हमारे सामने है, वो समझते हैं यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, हालांकि ये नहीं उसे पता होता कि जो सारी फैसिलिटीज़ देना, सारी चीज़ों को लेकर आना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एहतजाज करते हैं तो मीडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है, इधर भी जाते हैं तो ख़राब होते हैं, उधर भी जाते हैं ख़राब होते हैं। हम लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लें कि इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। गरीब मरीज़ के लिए लड़ें तो भी गंदे होते हैं, नहीं लड़ते तो भी होते हैं। अब तो हमने YDA वालों ने, अब शबीर बैठा हुआ है, एक तो हम लोग इस बात पे पहुँचे कि अपनी YDA वालों के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी हो, हमारे अंदर अगर कोई काली भेड़ें हैं उन्हें भी आउट करें। लेकिन ये है कि इसमें अब अपनी उसको, आपके अंदर काफी काली भेड़े हैं। देखिए मैंने आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने खुद बताया कि जो काली भेड़े उन्हें निकाले, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रिवॉर्ड लेने की खातिर फी सबिलिल्लाह ये काम करें कि हमारे गरीब मरीज को इससे सोल्यूशन सर ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हेल्थ बजट को 2 अरब तो डेवलपमेंट का बजट काटा गया था। सोल्यूशन ये है कि कभी भी सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब की जो सियासी टीम है जो हेल्थ के मामला देख रही है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वो कुछ नहीं कर रहे, वो उल्टा चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, पोलिटिसाइज कर रहे हैं। सोल्यूशन सिंपल सा है, जो आपने सर्विस स्ट्रक्चर एग्रीमेंट का मुआहदा किया या उसके बाद जितने भी मुआहदे हुए हैं उन पर अमल कर दिया जाए। आपका मरीज़, आपका हॉस्पिटल, आपका डॉक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक भी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में डॉक्टर से एक भी दफ़ा डायरेक्टली मीटिंग नहीं की। ये पॉलिसी के लिए उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने कभी पेरिफेरी में सर्विस भी नहीं की होती। जो स्टेक होल्डर हैं, जो ग्राउंड के लोग हैं, उनको बुला के बैठें। ये मसला वंस फॉर ऑल हल हो सकता है। अगर छोटे सूबे कर सकते हैं तो पंजाब बड़ा भाई है, बड़े भाई के लिए करना कतन भी मुमकिन नहीं। जो सर्विस स्ट्रक्चर के पॉइंट्स दिए गए हैं, जो बनाए थे, ऑन टेबल लिया जाए, डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनसे उस बात जो उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। गवर्नमेंट अपनी बताए कि हमें ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये डॉक्टर्स के पॉइंट हैं। सर एक लाइन और, जिस दिन अखबार में ये छपेगा ना CM साहब का बयान, जिस तरह उनका छपा था कि मर जाऊंगा और ट्रेन बनाऊंगा, जिस दिन CM साहब का ये बयान चलेगा ना, मर जाऊंगा लेकिन चिल्ड्रन का मैं
सेक्शन खोल के जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन बर्न यूनिट को फंक्शन करके जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन मेयो का सर्जिकल टावर को बना के जाऊंगा। उस दिन आपकी हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी और गरीब को इलाज भी मिलेगा और वाईडीए को एहतजाज की जरूरत और नहीं सर पड़ेगी। एक सबसे ज़रूरी बात है कि जो टीम आप चूज़ करें, जो प्रिंसिपल लगाएं वो मेरिट पे लगाएं। 100वें नंबर पे मौजूद सीनियरिटी में बंदे को आप जो है जब प्रिंसिपल लगाएंगे तो वो अस्पतालों के वही हाल करेगा, LGH का इस वक्त हाल हो रहा है। और इस वक्त इनको एक लेकिन प्रॉब्लम एक और है सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग। आप अपने हकूक की जब बात करते हैं तो आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में आके पड़ जाते हैं कि MS किसको होना है या फलां पे किसको होना है, तो वो आप बिल्कुल आउट ऑफ लाइन है, वो आपका राइट ही नहीं है। सर हमारा बिल्कुल राइट नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे। हम कहते हैं एक पॉलिसी ले आए, मेरिट पे जिसको मर्जी लगा दें। हमने कभी MS प्रिंसिपल को नहीं, support एक किया। मिनट मेरिट आपने नहीं डिटरमिन करना। नहीं, गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट करे ना अपनी। देखिए मेरिट यही होना चाहिए, जो अच्छा काम करता है, मरीज को दवाई देता है, साफ बिस्तर मुहैया करता है, उसको होना चाहिए, एक चीज। और दूसरी बात जो सबसे मुझे वैसे आपस की बात है कि मुझे बताएं डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटर क्यों होना चाहिए? सर पूरी दुनिया के अंदर जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक स्पेशलिटी के तौर पे है। तो वो डॉक्टर नहीं होते? डॉक्टर सर डॉक्टर होते हैं, बहुत कम, बहुत नहीं, कम। नहीं, सर, नहीं, होते हैं। सर वो मैं अमेरिका डॉक्टर्स में होते एक हैं विद एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होते हैं, MPH किया होता है मैंने उन्होंने। देखा है वो मेडिसिन अपनी प्रैक्टिस छोड़ के नहीं, वो होते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिस छोड़ बिल्कुल देते practice छोड़ होते देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो तो जैसे CSS में आप आ जाएं, वो एक और बात है। मुबशर साहब पूरी दुनिया के बकायदा कर मुबशर साहब पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होती है 4 साल की। यहाँ पे तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लगा देते हैं जिसने एक दिन भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं किया होता। शबीर से मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करूंगा। मेरिट ये है लॉयलिटी। जो ज्यादा लॉयल है गवर्नमेंट के, अगर मैं भी हूं ना तो मैं भी गंगाराम के MS के आगे लग जाऊंगा। अगर ये लॉयल हो जाएगा ना तो जनाब MS यही होगा, यही मेरिट है और यही मुबशर फॉलो साहब, होगा। हम ना हीरो को पहचानते नहीं है। एक खातून थी डॉक्टर शाजिया, वो पाकिस्तान की अमेरिकन डबल बोर्ड सर्टिफाइड खातून थी जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करती थी, इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट हैं। आज भी चिल्ड्रन अस्पताल में उसका MD और उसका डीन उसको रिक्रूट नहीं होने दे रहा, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन वो खातून आ गई पूरे पाकिस्तान का गवर्नमेंट सेक्टर का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। जब हम ऐसे लोगों को दिन ब दिन दरबदर करेंगे और उन लोगों की कदर नहीं करेंगे तो बाहर तो दूर की बात, हमारे अपने भी छोड़ के हमें बैरून मुल्क चले जाएंगे। और ये अलमी है। डॉक्टर हुज़ैमा बुखारी, डॉक्टर वाना, डॉक्टर शबीर चौधरी एंड आमना मुख्तार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी कैन जस्ट होप कि अल्लाह ताला ये तमाम मसाइल हल करे, क्योंकि आपके मसले हल होंगे तो आम आदमी के मसले हल होंगे। वो जो एक बिस्तर पे 4 मरीज़ पड़े हुए हैं, या जिनको लो पोटेंसी ड्रग्स मिल रही हैं, या जिनके वेंटिलेटर्स नहीं चल रही हैं, या जिनके ऑक्सीजन के उसमें यानी उनको गैस ही नहीं मिल रही है और वो मर रहे हैं, तो ये सब कुछ ख़त्म हो, जैसे लिया में हुआ, जैसे और जगहों पे हो रहा है। रोज़ यानी इतनी ज़्यादा बात हो रही है कि अब हम बेहिस होना शुरू हो गए हैं, हमें शायद फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारे डॉक्टर्स भी, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वाकई कसाई बन गए हैं, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, और ख़ास तौर पे जो सीनियर हो जाते हैं। और इन प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों के ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इनकी रेगुलेशन होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि जो ये प्रीच कर रहे हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को वो चीज़ें दे भी रहे हैं। बात पैसे की नहीं है कि अगर वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं और कोई देना चाहता है, ये उन दोनों के दरमियान एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके बीच में नहीं। लेकिन अगर पेशेंट मर गया और बिल बढ़ाने के लिए 4 दिन उसको जाली वेंटिलेटर पर लगाया जाता है, तो फिर उनके ऊपर कत्ल के पर्चे भी होने चाहिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।